हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ये आपका क्लास 10th का साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। आज हम जो बेसिक टॉपिक है आज के चैप्टर का कि आज हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि हमने कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जो जो चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी मैं आपका ओवरव्यू करा देता हूँ, मतलब कि जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो सिर्फ इसकी स्टेट में बदले, मतलब एक सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस में बदल जाए, लेकिन उससे कोई नया सब्सटेंस ना बने। उससे क्या था हमने फिजिकल चेंज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, हम कभी जैसे पानी को जमाते हैं, पानी को जमाएंगे तो वो बर्फ बन जाती है, लेकिन वो रहता तो पानी है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो H2O ही रहता है, कोई नया चीज नहीं बनता है उससे। अगर पानी को जब हम भाप बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो जब वो भाप बनता है स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है H2O, वाटर का क्या होता है H2O। तो वो चीज वही रहती है, बस उसका जो स्टेट है, मैटर है, स्टेट है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होती है, वो बस वो बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक हो गया। और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जब कोई नया सब्सटेंस बन जाए। ठीक है, नया सब्सटेंस बन जाए मतलब कि जो नया सब्सटेंस बने उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो पुराने वाले से अलग हो। अब देखिए, जैसे हमने एक लकड़ी को जलाया, ठीक है, लकड़ी को जलाया तो जो लकड़ी की प्रॉपर्टीज थी वो पहले जलाने से पहले जो लकड़ी थी उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। जब हमने उसको जला दिया तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। ठीक है, पहले वो लकड़ी थी, अब उसके बाद वो राख बन गई या फिर कोयले बन गए उसके, ये कह सकते हैं। मतलब पहले वो लकड़ी थी, वुड था, उसके बाद वो कोल बन गया। ठीक हो गया। तो ये पहले जो चीज थी वो पूरी बदल गई दूसरे में, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब उसमें से या फिर गैस यूज हो रही है उस रिएक्शन को करने में, या फिर गैस निकल रही है रिएक्शन के बाद। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, जब उसके जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, उससे भी पता चल जाएगा। प्रिसिपिटेट का बनना मतलब कि किसी भी लिक्विड में जो नीचे से जब चीज कुछ जम जाती है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। या फिर नीचे पर जमना, या फिर आप कोई चीज रखो उसमें से जब पानी उड़ जाता है तो जिसका जो बचता है उसे भी हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और वैसे देखो, चेंज इन कलर में बदलाव आना, जैसे ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है। ठीक हो गया। और जैसे रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में बदल जाता है। कब? जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेड ब्लू में बदल जाता है, और जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो जो ब्लू वाला होता है वो रेड में बदल जाता है। ठीक है। और जो चेंज ऑफ स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद और हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जब कुछ रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कब? जब उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये हमें पढ़ने पढ़ा था। फिर हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं, इनके बारे में भी डिटेल करके हम एक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन वो जिसमें हम इक्वेशन को उसके सिंबल के से ना दिखा के उनके नाम से दिखाएं, उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर Na को हमने सोडियम दिखाया है, ये Na मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे। ठीक है, वरना जो वर्ड रिएक्शन है वो ये मेन है। ये सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, ये हमारी वर्ड रिएक्शन होगी, मेन इक्वेशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन टर्म्स ऑफ सिंबल, मतलब जैसे हमने ये ऊपर लिखा था, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये, इसको हमने जो लिखा था इसी को सिंबल के रूप में लिखना, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl ऐसे लिखना, उसे ही हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया, सब समझ रहे हैं। फिर मैंने आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ये सॉलिड जहां पर S लिखा आता है ये इसका मतलब वो सॉलिड चीज है। जहां पर L लिखा आता है लिक्विड, AQ लिखा आता है एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे L और AQ लिक्विड या फिर एक्वा सॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। गैस जहां पर होगी उसको कहेंगे हम गैसियस सॉल्यूशन। जब गैस प्रोड्यूस होगी वो कैसे पता चलेगा, वहां पर लिखा है ऐसा ऊपर वाला तीर। जैसे यहाँ पर देखो, ये इसमें ऊपर को तीर बना हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें बन रही है। ठीक है। और नीचे को बनेगा मतलब उसमें प्रिसिपिटेट बन रहा है। अगर जैसे यहाँ पर मैं लिख देता H2 ही लिखा है, अगर ये तीन नीचे को होता है इसका मतलब कहते हैं कि हम जो H2 है वो एक प्रिसिपिटेट बना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले तो यही आपकी बुक का चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी का एक टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम मान के चले कि साइंस के पेपर में केमिस्ट्री के पार्ट से एक ना एक आ सकता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, या फिर आपको कहीं पर भी यूज हो सकता है कि आप जब इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो। ठीक हो गया।
तो ये देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले मैं आपको ये मैंने अभी पढ़ के बता दिया कि क्या होता है, अब मैं इसको समझाता हूँ। एक केमिकल इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट का नंबर होता है, मतलब जो रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें जो नंबर है वो इक्वल, वो उतने ही हो जितने प्रोडक्ट में है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, तो दोनों साइड जो प्लेयर होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे क्रिकेट में 11-11 होते हैं, ठीक है, कबड्डी में 7-7 होते हैं, जब बैडमिंटन में जब सिंगल वाला खेले तो 1-1 होते हैं दोनों साइड, और जब डुओ खेले तो दोनों साइड 2-2 होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक साइड 2 एक साइड 1, नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यही हुआ, अगर रिएक्टेंट के इस साइड जितने हैं अगर उतने ही उस साइड भी हैं तो वो होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों जगह बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, चलिए लिख के बताता हूं। CaCO3 प्लस H3PO4, ठीक हो गया। और फिर लिख दिया जब ये प्रोडक्ट बने तो ये बने Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2CO3। ये हमारा एक इक्वेशन है। इसमें जो ये है, ये इतना जो होता है ये होता है रिएक्टेंट पोर्शन, मतलब यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं ये, और जो ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतना तो सभी जानते हैं, जो ये आपस में रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट हो गए, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम इनको बैलेंस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जो Ca है, Ca यहाँ कितना है, देखो यहाँ से जो 1 है ना, इसके आगे कुछ है ना, इसके यहाँ पर कुछ है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ Ca जो रिएक्टेंट में वो सिर्फ 1 है, लेकिन जब प्रोडक्ट में देखो Ca कितने हैं, C के आगे लिखा है 3, यानी कि जो Ca की क्वांटिटी है वो 3 होगी, ठीक हो गया। सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर और चीज देखते हैं, क्या चीज कमी आ रही है। अब देखो यहाँ पर CO3 देख लो, CO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो ये सही है। CO3 पूरा एक कार्बोनेट होता है, ये भी ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों साइड मान लिया वो दिख ही रहेगी। CO3 यहाँ भी एक ही बार है, वहां भी एक ही बार है। अब देखो H3 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 3 बार है, वहां हाइड्रोजन 2 बार है, तो ये भी अनबैलेंस हो गया, मतलब बराबर नहीं, हम इनको बराबर करेंगे। अब देखो PO4 कितना है, इधर PO4 पूरा एक ही है, मतलब PO4 मतलब ये PO4 एक सब्सटेंस है, ये एक हुआ, ठीक है। और यहाँ पर PO4 कितने हैं, देखो 2 हैं। इसका मतलब सबसे सीधे से तरीका है कि एक तरीका बता दूं, CaCO3 यानी कि 3 C हैं, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। ये मैं खाली हल्का हल्का लिख रहा हूँ, अभी नीचे पर लिख के बताऊंगा जो मेन इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 Ca हो गए और 3 CO3 हो जाएंगे अब, लेकिन यहाँ CO3 तो एक ही है, हमने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि 3 CO3 हो गए और 3 CO3 3 Ca ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 3 ही थे, अब यहाँ हाइड्रोजन 3 2 6, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ PO4 2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 थे, 3 2 6, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6। अब PO4 इस साइड 2 था, यहाँ पर भी कितने हो गए, अब PO4 2 हो गए, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर लिख दूं मैं, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं यहाँ पर मैं, तो वो हो गया आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन जो बनेगी आपकी, वो होगी, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 3CaCO3 प्लस ट्वाइस H3PO4, एरो बनाएंगे, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस थ्राइस H2CO3, ठीक हो गया दोस्तों। ये आ गया हमारा, ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी को पता है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अभी आपको समझ में आया नहीं आया। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक थोड़ा सा, ये हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। ये बहुत ही इजी मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। अब आप एक बार इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट से देखिए कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन जब मिलते हैं तो बना रहे हैं हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, और जब उस साइड जा रहे हैं
तो देखिए क्लोरीन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, यानी कि ये जो हमारी रिएक्शन है इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस्ड बनाएंगे, यानी कि यहाँ दो है यहाँ दो है, मतलब कि ये दोनों एक एक है। एक से दो कब होगा? जब हम उसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि HCl प्लस HCl, तो इसमें मतलब एक और HCl, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम 1 into 2, क्या होता है 2, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी होगी H2 प्लस Cl2 कितनी हो जाएगी? ट्वाइस HCl। ठीक है, सब समझ रहे होंगे, बिल्कुल, ये तो बहुत इजी था। तो चलिए हम 2-4 एग्जाम्पल और लेके कर लेते हैं। एक थोड़ा टफ दिया जाए तो चलिए थोड़ा सा एक टफ इक्वेशन में बनाता हूं। ये थोड़ा पेंडिंग चल रही है प्लानिंग, तो ये लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, पेन को भी जाड़ा लग गया शायद, थोड़ा थोड़ा नहीं लिख रही है। ठीक है, तो फिर फिर जब एक और इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ये प्लस CaOH का होल ट्वाइस AQ का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है ये। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब दो तीन चीजें आपस में मिलके एक लिक्विड टाइप का फॉर्म करती हैं उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये सभी एक्वस हैं, देखो AQ प्लस CaSO4, ये भी एक्वस ही है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को आप कैसे कर सकते हो, देखो फटाफट देखो। बैलेंस इक्वेशन, ठीक हो गया दोस्तों, ये ठीक है, ये सभी समझ में आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पेपर में आएगा तो हम इतना ही, जितना छोटे से मैंने फर्स्ट वाला बताया इतना छोटा कैसे करके आएंगे। ये नीचे वाला है 2 वाला, ये तो सर चलो छोटा ही है, तो ये एक लाइन में हो गया हम मानते हैं, लेकिन अगर पेपर में आया तो हम क्या इतना ही छोटा करके आएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं अभी इसको आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप पेपर में कैसे लिख के आओगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले Al2SO4 का होल थ्राइस है ट्वाइस AlOH3, ये 2 नहीं था, सॉरी, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस CaOH के, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ Al2 है यहाँ, लेकिन Al1 ही है, और OH यहाँ 3 है और यहाँ OH यहाँ 2 थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। हम करेंगे Al2SO4 को ऐसा ही रहने दिया हमने, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको भी ऐसे रहने दिया। एक्वस हटा दिया, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आप एक्वस लिखना, मैं बस अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, 2AlOH का होल थ्राइस, ये चलो मैं लिख देता हूँ एक्वस, लेकिन आप कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है, लिखना एक्वस। ठीक है, ये देखो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया, इस साइड भी 2 थे, हमने उस साइड भी 2 कर दिए। अब देखो एल्यूमिनियम के साथ जो जुड़ा है OH, ये पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस OH को ट्वाइस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3CaOH का कितना हो जाएगा, ये होल ट्वाइस, ये भी एक्वस था और ये भी एक्वस हो गया। ठीक है, ये था, और 2 ट्वाइस Al, इसको 2 नहीं कहते, ट्वाइस AlOH का थ्राइस, ये भी एक्वस है हमारा, प्लस CaSO4 एक्वस हो गया। ठीक है, अब देखो मतलब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पहले एक को बैलेंस किया, फिर दूसरे एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर तीसरे एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हमने Al को बैलेंस किया, यहाँ दो थे, हमने इस साइड पे 2 कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कैल्शियम को बैलेंस कर दिया, नहीं ये OH को बैलेंस किया, यहाँ 6 थे, 3 2 6, अब यहाँ पे 3 2 6 हो गए। अब देखो यहाँ कैल्शियम 3 है, यहाँ सिर्फ 1 है, और SO4 भी 3 है, यहाँ सिर्फ 1 है, यानी कि 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सीधे बात है 3 से मल्टीप्लाई। तुम्हारी जो थर्ड और फाइनल इक्वेशन देखते हैं, अगर फाइनल इक्वेशन हुई तो SO4 का होल थ्राइस एक्वस प्लस थ्राइस CaOH का होल ट्राइस एक्वस ट्वाइस AlOH का होल थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन Y, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3CaSO4 एक्वस बन गया। ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ Al2 है, यहाँ भी Al2 है, SO4 3 है, SO4 ये देखो, ये SO4 जो है वो भी 3 है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। देखो जो कैल्शियम है वो 3 है, यहाँ देखो कैल्शियम भी 3 है, OH यहाँ 3 2 6 है, यहाँ OH कितने हैं, 3 2 6। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन आई है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये है अगर आप पेपर में आया तो आप ये करके आएंगे। ठीक है,
यानी कि हम एक एक करके सभी पूरी इक्वेशन को एक एक करके हम बैलेंस्ड करेंगे। यानी कि ये नहीं कि जैसे मैंने सीधा किया और ऊपर वाला भी सीधा कर दिया था, वैसे नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो मैंने आपको इसमें समझा दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट को लेके उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपने स्टेप 1 में 2AL कर दिया, लेकिन OH यहाँ 2 3 6 है, लेकिन यहाँ 8 है, तो ठीक है, तो उसको आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे करके आप जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी अकॉर्डिंग, उसी अनुसार आप अपने बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, इसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा और मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल, सभी रिएक्शन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी जिसको भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सीखनी है आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, कमेंट भी करके जाइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाइए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।